everyone, welcome back to our channel Geo for You and we are back with another topic of class 12 biology। और आज हमारे चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो आज हम इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इम्प्लांटेशन भी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन वाला जो जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये वाले पोर्शन हमने ये पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले भी हमने प्रोसेसेस पढ़े थे जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो ये हम पार्ट जो है कवर कर चुके। अब आज का हमारा पार्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो ये सब पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है। मतलब अगर हम ये सब चीजें नहीं पढ़ते, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमें नहीं समझ में आता कि फर्टिलाइजेशन क्या है। मतलब आ भी जाता तो उतना क्लियर नहीं होता जितना अच्छे से अब क्लियर होगा, क्योंकि अब हमने अपना पीछे का पार्ट पढ़ लिया है। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, वो कवर करो, देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन अगर मैं बेसिक टर्म में बोलूं तो इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है, अभी हम उस डेफिनेशन को प्रॉपर मैं आपको लिखवा भी दूंगी। अभी हम इंट्रो पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका फीमेल गेमेट होता है, जो कि जिसे हम ओवम बोलते हैं, वो आपके ओवेरी में डेवलप हो रहा है। oogenesis प्रोसेस पता है हमें। वो डेवलप होते होते जब ओव्यूलेशन होता है तो वो जाता है, आपके 3 साइड होती है ना फैलोपियन ट्यूब की। कितनी साइड होती है? 3 साइड। हमने पढ़ा था कि 3 साइड होती है। पहली होती है एम्प्यूला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। 3 होती है ना। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अकर होता है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन में। कहाँ होता है? एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन में। बिल्कुल एम्प्यूला पे भी नहीं होता, बिल्कुल इस्थमस पे भी नहीं होता, उसके जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होती है। अब उस फर्टिलाइजेशन को जंक्शन पे होने के लिए आपका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें तो गेमेट्स आने चाहिए। अब एक बात बताओ, ओवम जो है वो फर्टिलाइज तो है ही नहीं। सॉरी, ओवम जो है वो आपका मोटाइल तो है ही नहीं। तो वो क्या करता है, जैसी ओव्यूलेशन होती है तो इस पोजीशन पे खुद जो उसकी मसल होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब की, वो उसे पहुंचाती है। लेकिन आपका स्पर्म जो है वो एक मोटाइल सेल है। क्या है? मोटाइल सेल। उसके अंदर इतनी फास्ट मोबिलिटी होती है स्पर्म्स की कि वो भागता हुआ ओवम की तरफ आता है। और कोई एक स्पर्म नहीं आता है, याद रखना, क्योंकि आप जो मेल है उसकी बॉडी मिनिमम 50 मिलियन ऑफ जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करती है। आपकी बहुत स्पर्म होते हैं, जो सीमेन रिलीज होता है उसमें बहुत स्पर्म होता है, लेकिन बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं आपके फीमेल बॉडी के वजाइना और सर्विक्स में ही मर जाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से। वहां पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसकी वजह से बहुत सारे जो सेल्स है वो मर जाते हैं, स्पर्म जो है वो मर जाते हैं वहां पे। लेकिन जो उनमें से भी जो बचते हैं वो जो ऊपर पहुंच रहे हैं, और वो क्या करते हैं? रेस करते हैं। ये भी एक रेस है। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म्स की रेस होती है और जो जाके पहले फ्यूज कर जाता है वो जीत जाता है। सिंपल। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ अ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ जायगोट। क्या बनाने के लिए? जायगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन क्या है? एक यूनियन है स्पर्म और ओवम का। ठीक है। और ये होता कहाँ है? एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन पे। कहाँ होता है? एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। अब फर्टिलाइजेशन होने से पहले आपका जो मेल मतलब होता है, मेल होता है, वो अपना सीमेन जो है वो फीमेल के वजाइना में इंसर्ट करता है, डालता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। मतलब सीमेन का इंट्रोड्यूस होना वजाइनल कनाल में या वजाइना में, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप इज योर इंसेमिनेशन। मतलब ये आपका ये स्टेप फर्टिलाइजेशन डिफाइन नहीं करता है, बट स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है। तो इसको समझाना बहुत जरूरी है। आप क्या करना, इंसेमिनेशन लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन, इसको मतलब एक डेफिनेशन भी लिख देना। मैं आपको लिखवा देती हूँ डेफिनेशन।
इस तरीके से लिख लो इंसेमिनेशन की डेफिनेशन, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम penis into the vagina। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। देन क्या होता है, जैसे सीमेन रिलीज हुआ, अब सीमेन के अंदर ना, सीमेन के कॉन्स्टेंट में जो बल्बोरेथुलर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो जो कॉन्स्टेंट बनाते हैं ना, तो सीमेन में आपका सिर्फ और सिर्फ स्पर्म नहीं होते, साथ में सेमिनल प्लाज्मा भी होता है, जो ये सारे आपके ग्लैंड जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम्स जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये क्या करवाते हैं, आपकी जो स्पर्म है उसका कैपेसिटेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, कैपेसिटेशन। तो अगर इस स्टेप को भूल के, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छे से समझना है, तो इंसेमिनेशन के जस्ट बाद ही आपका कैपेसिटेशन होता है। क्या होता है, कैपेसिटेशन, या आप बोल सकते हो कैपेसिटेशन ही आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि इंसेमिनेशन करने से पहले ही सीमन बन चुका है और सीमन के अंदर ही कैपेसिटेशन होता है। अब कैपेसिटेशन है क्या, देखो आपको याद होगा कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में ऊपर एक वो बना हुआ था, एक्रोजोम, जिसे हमने बोला था, क्या बोला था, एक्रोजोम। अब ये एक्रोजोम के अंदर क्या था, एंजाइम थे। क्या थे, एंजाइम, जिसको हमने बोला था एक्रोजोमल एंजाइम। क्या बोला था, एक्रोजोमल एंजाइम। क्या बोला था, एक्रोजोमल एंजाइम। अभी जो एक्रोजोमल एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्लीवेज में हेल्प करते हैं, लेकिन हम क्लीवेज की बात बाद में करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन होता है इस एक्रोजोमल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक्रोजोम के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स कवर होते हैं। अब वो रिसेप्टर कवर होते हैं तो होता ये है, ये कैपेसिटेशन प्रोसेस है, इसमें वो रिसेप्टर विजिबल हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि वो फर्दर काम कर सके। और आपके जो बल्बोरेथुलर ग्लैंड, सेमिनल प्लाज्मा की कांस्टेंट होती है, वो इसमें भी हेल्प करती है कि आपके जो पीएच है वजाइना का, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर पाए, ताकि आपका स्पर्म थोड़ा सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ये था कैपेसिटेशन प्रोसेस। इंसेमिनेशन के बाद ये प्रोसेस आप लिख सकते हो, या इंसेमिनेशन से पहले भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपका स्पर्म ट्रेवल थ्रू द सर्विक्स। अब क्या होता है, इंसेमिनेशन हो गया, स्पर्म क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सर्विक्स के थ्रू, और वहीं पे अपना रास्ता बनाएगा कोरोना रेडिएटा तक। कोरोना रेडिएटा क्या है, आपका जो ओवम था उसके सबसे बाहर की लेयर जो है वो है कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा के बाद आती है आपकी जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और जोना पेल्यूसिडा तक पहुंचने के लिए आपको कोरोना रेडिएटा पार करनी पड़ेगी। तो बस वही क्या करता है, आपका सर्विक्स के थ्रू ट्रैवल करता है, कुछ स्पर्म मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वो कोरोना रेडिएटा तक पहुंच जाते हैं, जो नहीं बच पाते उनमें से बाकी सारे वहीं के वहीं मर जाते हैं। अब पता है क्या होता है, अब आपको पता है कि इतने सारे जो स्पर्म है वो मर जाने हैं आपके वजाइना में जाके, तो आपका स्पर्म काउंट इतना होना ही चाहिए कि मरने के बाद एटलीस्ट कुछ स्पर्म तो बचे जो ऊपर तक आपके ओवम तक पहुंचे। क्योंकि सारे स्पर्म तो ऐसा नहीं है कि एक्टिव होते हैं काफी, कुछ बहुत ढीले भी होते हैं जिनकी मोबिलिटी होती नहीं है, बहुत ज्यादा तेज भाग नहीं पाते, वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो आपका स्पर्म काउंट भी मैटर करता है कि आपका फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। हमेशा क्वाइटस ही ये मतलब अगर आप क्वाइटस किया है या आपका इंटरकोर्स हुआ है या किया है, तो इट डजंट मीन दैट कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी होगी ही होगी। क्योंकि अगर स्पर्म काउंट ज्यादा नहीं है, या वजाइना आपके रिसेप्टिबिलिटी ज्यादा नहीं है, या ओवम ही नहीं पहुंचा, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि जरूरी है फर्टिलाइजेशन हो ही। ये इंपॉर्टेंट है कि ओवम और स्पर्म का एक टाइम पर ही इस जंक्शन पे पहुंचना। अगर स्पर्म पहुंच गया, ओवम नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, या ओवम पहुंच गया, स्पर्म नहीं पहुंचा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इसीलिए मेजर पार्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो मेजर पार्ट होता है कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन इट्स द हाई चांस कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाते हो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि स्पर्म काउंट भी बहुत मैटर करता है और टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद आता है एक्रोसोमल एंजाइम। जो ये कैपेसिटेशन हुआ है ना, कैपेसिटेशन के बाद आपका एक प्रोसेस है एक्रोसोमल एंजाइम। ये प्रोसेस हो रहा है स्पर्म के अंदर, इसीलिए इसको मैंने अलग से बताया। अब आपने इंसेमिनेशन बता दिया, ट्रेवल किया उसने, ये सेकंड स्टेप बता दिया, थर्ड स्टेप है एक्रोसोमल एंजाइम। अब क्या कर रहा है, जो ये एंजाइम है ना, ये अपना काम करते हैं। ये अपना काम कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं ना, जो इसमें एंजाइम होते हैं, अब एक्रोसोमल एंजाइम कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये तो एक्रोसोमल एंजाइम्स जो है, एक्रोसोमल एंजाइम्स, एक होता है आपका हायालुरोनिडेज, ठीक है। एक होता है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। और एक होता है आपका एक्रोसिन भी बोल सकते हो या जोनालाइसिन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना आपकी क्लोरोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और जैसे ही पेनिट्रेशन होता है, देखो जैसे ही एक्रोसोमल एंजाइम ने डाइजेस्ट किया जोना पेलुसिडा का कुछ पोर्शन, उसने डाइजेस्ट किया और पेनिट्रेट करा, वैसे ही क्या होता है, उसने जैसे पेनिट्रेट करा गैनोनोसस सेल को, उसके बाद ही आपका एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल रिएक्शन। इसके जस्ट बाद ही आप फिफ्थ पॉइंट करके लिख सकते हो। उसके बाद होती है कॉर्टिसोल रिएक्शन। अब ये कॉर्टिसोल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिसोल रिएक्शन होती है आपके जो स्पर्म होता है उसके सबसे बाहर वाली लेयर पे ना, जो जोना पेलुसिडा होती है उसके बीनीथ नीचे आपके कॉर्टिसोल सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और कॉर्टिसोल सेल्स क्या करते हैं, आप एक लेयर बना देते हैं, अपने आप को एक लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हार्ड होती है काफी। इससे क्या होता है, पॉलीस्पर्मी नहीं होती। जैसे ही आपकी जो मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, उसको पेनिट्रेट किया और वो डिपोलराइज हुई, और जैसे ही डिपोलराइज हुई तो आपके जो कॉर्टिसोल सेल्स थे उन्होंने रिएक्शन करी, जिसकी वजह से एक हार्ड लेयर बन गई। और वो हार्ड लेयर ने क्या करा, ये हार्ड लेयर बन गई मान लो, उसने क्या करा, एक स्पर्म अंदर घुस चुका है, अब दूसरे स्पर्म, कोई और स्पर्म को नहीं घुसने दिया, कोई और स्पर्म नहीं घुस पाएगा, क्योंकि एक्रोसोमल एंजाइम तो सबके पास है, सबके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो आपके जो लाइन है जोना पेलिसिडा है उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना कि पॉलीस्पर्मी ना हो, एक सेल में एक ही स्पर्म फ्यूज हो। तो इसीलिए कॉर्टिसोल रिएक्शन होती है, उसकी वजह से, उसकी मदद से आपका एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करता है, फ्यूज होता है। तो ये था फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। और फ्यूजन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा कि हमने मेटाफेज 2 पे आपका मियोसिस 2 रोका था, याद है, oogenesis में मियोसिस 2 रोका था, वो वहीं अरेस्ट हो चुका था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मियोसिस 2, आपका सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं हुआ था। जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाता है, जैसे ही फ्यूजन हो जाता है, वैसे ही आपकी सेकेंडरी जो मियोसिस है, सेकेंड मियोसिस जो है, उसका जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकेंडरी oocyte निकलना है, जो ओवम निकलना है, वो कंप्लीट हो जाता है, आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है और अनदर पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएट अनइक्वल डिवीजन होती है, तो एक पोलर बॉडी और बनती है। तो आपका सेकेंड मियोसिस जो है वो यहाँ पूरा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले तक वो मेटाफेज 2 पे अटका रहता है, अरेस्ट रहता है, बताया था ना, तो वो यहाँ कंप्लीट होता है। ये लाइन आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये था आपका फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस। हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया। अब मैं आपको नोट करवा देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह, अगर ये नोट करना है तो ये नोट कर लो। सो अब फ्यूजन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। अब क्या होगा, अब वो फ्यूजन होने के बाद जो जायगोट बना है आपका, वो डेवलप होगा। डेवलप होने में बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं, बहुत सारे स्टेजेस हैं, और वो स्टेजेस ही मैंने बोर्ड पे लिख दिए, मतलब वही डेवलपमेंट मैंने लिख दिया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का भी वही मतलब है कि जायगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ और फर्दर इट ब्लास्टोमेयर्स और ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। तो बेसिकली अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये जो स्टेज है ये मैंने एडिशनल अमाउंट में बताया है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस क्या होती है, पहली स्टेज होती है क्लीवेज,
दूसरी होती है ग्रोथ, तीसरी होती है आपकी मॉर्फोजेनेसिस, चौथी होती है डिफरेंशिएशन। देखो जो आपका फर्टिलाइजेशन है ना, वही जैसे ही वो होता है वैसे ही क्लीवेज वो इनिशिएट कर देता है। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, क्लीवेज को इनिशिएट कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप इसीलिए क्या है, आपका क्लीवेज है। तो अब आप इधर देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहला स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है, सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन of zygote which convert the single cell zygote into the multicellular structure called blastocyst। मतलब एक सीरीज है, क्लीवेज में क्या होता है, एक सीरीज है सेल डिवीजन होने की, रैपिडली सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है, और आपका जो जायगोट है वो सिंगल सेल्ड है, और वो सिंगल सेल्ड जायगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट, मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो क्लीवेज है। क्लीवेज का हिंदी में मतलब आपको पता ही है, टूटना, है ना, बढ़ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ होती है। जैसे ही क्लीवेज होती जाती है तो साथ साथ सेल की ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लीवेज होती जा रही है, ग्रोथ भी हो रही है। ग्रोथ में क्या होता है, सेल डिवीजन अकम्प्लिश्ड बाय एन इंक्रीज इन साइज ऑफ डॉटर सेल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन के साथ साथ डॉटर सेल्स जो है वो साइज में भी बढ़ रहे हैं। देन मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो को शेप देना। मॉर्फो हम बोलते हैं ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो हम देख सकते हैं, जो हमें आंखों से दिख रहे हैं। तो शेपिंग ऑफ द एम्ब्रियो एंड फर्स्ट एविडेंट व्हेन द सर्टेन सेल आर सीन टू मूव। पहले हम कुछ सेल्स को मूव होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं ना, बेबी देखने जाते हैं, जब आपका प्रेगनेंसी में बेबी देखते हैं तो मूवमेंट वगैरह मॉर्फोजेनेसिस की वजह से पता चलती है। और जैसे एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाना, टूटना, वो मूवमेंट, ये सारा शेपिंग जो है एम्ब्रियो की शेप में आना, दैट इज द स्टेज ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। अब आपका धीरे धीरे शेप आ गई, मूवमेंट आ गई, एविडेंट आ गए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं। आईलैशेस दिख रही है, आईलिड डिफरेंशिएट हो रहे हैं, नेल्स आपके फिंगर से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, पर डिफरेंशिएशन में यही लिखा है, व्हेन सेल टेक्स ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंशिएशन अकर्स। मतलब उनका स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर हो जाता है कि पता चलता है, डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम, दैट इज द स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है। अब अगर हम अपने जायगोट की बात करें तो जायगोट कैसे डिवाइड करता है, उसकी पहली डिवीजन, जायगोट की पहली डिवीजन 30 घंटे बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद ही हो जाती है, जिसमें वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और 2 सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। उसके बाद जायगोट की सेकंड डिवीजन होती है आपकी 40 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन के, और जो थर्ड डिवीजन होती है वो 3 दिन बाद होती है। उस दिन नहीं होगी, अब 40 आवर्स के बाद हो गई, अब वो 3 दिन बाद होगी। देन एम्ब्रियो क्या हो जाता है थर्ड डिवीजन में, अपनी फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आने लग जाता है, डाउन टू द यूट्रस, ठीक है। और जो इसके बाद स्टेज होती है वो होती है मोरुला। मोरुला की स्टेज होती है जब आपका जो डायगोट है वो थोड़ा मलबरी जो होती है ना, मलबरी की तरह दिखने लग जाता है। उसमें क्या होता है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर का ग्रुप होता है मोरुला, ठीक है। तो ये ब्लास्टोमर्स बन रहे थे, इसका ग्रुप होता है 8 से 16 ब्लास्टोमर्स होते हैं एक मोरुला में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मोरुला के बाद आपकी एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज। तो इसके बाद हम वही डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप ये लिखो, फिर मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। अब जो है आपका मोरुला डिवाइड होते 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 ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है। एंड फॉर्म होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। जैसे आपको याद होगा कि एक ग्राफियन फॉलिकल बना था, उसमें भी क्या हुआ था कि सारे ग्रैनुलोसा सेल साइड में हो गए थे, एक कैविटी बन गई थी, है ना। वैसे ही जब आपका जायगोट फॉर्म होते होते एंड पॉइंट पे आता है, जब उसको इम्प्लांटेशन करनी होती है, तब वो बनता है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। इसमें भी क्या होता है, एक साइड पे कैविटी हो जाती है और एक साइड पे क्या होता है, इनर सेल मास बन जाता है। जैसे कि आपका ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जिसके साइड साइड में भी सेल्स हैं, है ना, लेकिन एक साइड में सेल मास बन जाता है। जो आपका जो सेल्स थे जो इस तरीके से थे, पास पास लाइक दिस, वो सेल जाकर ऐसे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, साइड साइड में सेल हो जाते हैं और ये इनर सेल मास बन जाता है, और बाकी का जो ये एरिया ये कैविटी की तरह हो जाता है। तो जो सेल मास वाला एरिया ना, ये जाके यूट्रस से कनेक्ट होता है फॉर इम्प्लांटेशन। तो मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला क्या करता है, डिवाइड होता जाता है
और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और ये होता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। अभी मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दूंगी। ब्लास्टोसिस्ट जो एक होलो स्पेयर है, उसके अंदर एक ट्रोफोब्लास्ट होती है। ट्रोफोब्लास्ट सबसे आउटर की लेयर, सबसे बाहर की लेयर, जो कि स्क्वामस सेल्स से बनी होती है, और ये प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, किससे डिस्टेंट होता है? प्लेसेंटा से। फिर इसका रोल होता है नरिश करना। क्या होता है इसका रोल? नरिश करना। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा बनाता है, तो इसीलिए ये क्या काम करता है? नरिश करने का काम करता है। फिर आता है आपका एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ये होता है आपका इनर सेल मास। ये क्या करता है? एम्ब्रियो बनाता है। ये वाला पोर्शन एम्ब्रियो बनाता है, यही जाके इम्प्लांटेशन करता है। फिर गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला जो होता है 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर होता है? 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आपकी जो मास होता है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, और जो ब्लास्टोसील है वो इस कैविटी को बोलते हैं हम ब्लास्टोसील। ठीक है, तो आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन पे आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फिनिश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, और वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इम्प्लांटेशन को भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें भी काफी सारे डिटेल है। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस बताते हैं, डेवलपमेंट कैसे है, कैसे इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब है। और अगर कंटिन्यू करेंगे तो हम उसी में प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस में ही कंटिन्यू करेंगे। पर फर्टिलाइजेशन को हम इतना ही रहने देते हैं, इस वीडियो लेक्चर को इतना ही फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ लास्ट, उसके बाद ये लेक्चर फिनिश। तो पहला डायग्राम ये देख लो, ये था जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था? ये आपकी जोना पेल्यूसिडा लेयर है अंदर वाली, और ये जो है बाहर की साइड ये है आपके कोरोना रेडिएटा। तो ये आ रहा है, ये स्पर्म का फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये आपका लास्ट डायग्राम है, ये देख लो, ये डेवलपमेंट दिखा रहा है कि आपका ब्लास्टोमेयर से ब्लास्टोसिस्ट तक कैसे डेवलप हुआ। देखो, ये सबसे पहले ये सेल था, फिर ये फर्टिलाइजेशन ओवम था, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर 4 में डिवाइड हुआ, और डिवाइड होते होते मोरुला बना, जिसमें 8 से 16 सेल है, और मोरुला के बाद बनता है आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके ऐसे कनेक्ट हो जाता है। देखो, ये ABCD लिखा है, ए ये है, फिर बी ये है, सी ये रहा, डी ये रहा, ऐसे आते आते ई आया मोरुला, फिर एफ आया, ये वाला पोर्शन मोरुला का एक बड़ा पोर्शन, फिर जी जो कि ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, और फिर ये इम्प्लांटेशन हो गई। ठीक है, आगे समझ में? तो आज की वीडियो में इतना ही। फर्टिलाइजेशन हम पूरा कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लांटेशन से कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।